हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विजय। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो ह्यूमन आई के बारे में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो चैप्टर के नाम से ही आप लोग जान रहे हैं, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। आँखों के साथ कलरफुल वर्ल्ड नाम का भी वर्ड जुड़ा हुआ है। यानी इसका मतलब यह है दोस्तों, आँख की वो चीज़ है जिसकी हेल्प से हम लोग इस कलरफुल दुनिया को देख पाते हैं। शायद अगर आँख नहीं होता तो हम लोग आसपास की जो कलरफुल चीज़ें हैं उसे नहीं देख पाते। तो इससे पहले का चैप्टर में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़े, जिसमें हम लोग लेंस इत्यादि चीज़ों के बारे में पढ़े। ठीक है, अब उसके बाद जो हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन आई के बारे में, तो थोड़ा जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था उससे थोड़ा सा कनेक्टेड है, क्योंकि हमारे आंखों के अंदर भी एक वैसा ही लेंस होता है जैसा हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे। और लेंस से इमेज फॉर्मेशन जो पढ़े थे उसी तरह का इमेज हमारे आँखों में भी बनता है। ठीक है, तो चलते हैं। इसमें हम लोग दोस्तों सबसे पहले ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, और आँख का जो फंक्शन होता है वो कैसे होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों कि हमारे आँखों में समय के साथ कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो प्रॉब्लम कैसे होता है और उस प्रॉब्लम से हमें निजात कैसे पाना है, डॉक्टर्स लोग किस तरह के चश्मे का उपयोग की सलाह हमें देते हैं, ये सब सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, तो सबसे पहले अगर आप किसी की आँख पे अगर झाँकते हैं तो सबसे पहले जो आँख पे जो आपको नज़र आएगा, आँख का एक ब्लैक पोर्शन नज़र आएगा। ठीक है, मैं इसे फिगर में बनाता हूँ। एक ब्लैक पोर्शन नज़र आएगा। ठीक है, उस ब्लैक पोर्शन के अंदर भी दोस्तों एक और ज़्यादा ब्लैक वाला पोर्शन नज़र आएगा। ये मेरा ब्लैक वाला पोर्शन हुआ, और उस ब्लैक पोर्शन के अंदर भी एक गहरा ब्लैक वाला पार्ट है। तो ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है दोस्तों, इसे हम लोग नाम देते हैं आइरिस। ब्लैक वाला पोर्शन को नाम क्या देते हैं? आइरिस। और अंदर में जो सबसे ज़्यादा ब्लैक वाला पोर्शन है उसे नाम देते हैं दोस्तों प्यूपिल। ठीक है, आइरिस एंड प्यूपिल। तो ये दो वर्ड के बारे में आप लोग जान चुके हैं। आँख में सबसे सामने जो ब्लैक पोर्शन जो दिखाई दे रहा है वो आइरिस कहलाता है, और सबसे बीच में जो सबसे ज़्यादा जो ब्लैक होता है उसे हम लोग प्यूपिल नाम देते हैं। जो आइरिस का जो कलर है दोस्तों, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि ब्लैक ही हो, थोड़ा सा ब्राउन हो सकता है, हल्का सा ब्लू हो सकता है, इत्यादि चीज़ें। ठीक है, लेकिन जो प्यूपिल है वो हमेशा ब्लैक ही होगा। तो दो पार्ट, आइरिस एंड प्यूपिल, इसके बारे में आप लोग समझ चुके हैं। आइरिस क्या होता है, जो ब्लैक पोर्शन। प्यूपिल क्या होता है? आइरिस ब्लैक पोर्शन ही नहीं, ब्राउन या हल्का ब्लू टाइप का जो भी चीज़ हो सकता है जो सामने से नज़र आ रहा है, और सबसे बीच में छोटा सा एक प्यूपिल होता है जिससे लाइट हमारे आंखों के अंदर इंटर करता है, उसे हम लोग प्यूपिल नाम देते हैं। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर है। अब ये जो चीज़ आँख सामने जो नज़र आ रहा है दोस्तों, इसके ऊपर भी एक लेयर होता है, ट्रांसपेरेंट लेयर होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, ये जो ब्लैक पोर्शन जो आइरिस और प्यूपिल जो देख पा रहे हैं दोस्तों, इसके ऊपर भी एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जो कॉन्वेक्स शेप का होता है उसे हम लोग बोलते हैं कॉर्निया नाम देते हैं। ठीक है, मैं समझता हूँ कि ये तीन चीज़ तो क्लियर है, आइरिस, प्यूपिल एंड कॉर्निया। अब इसके अंदर जो जब जाएंगे दोस्तों, आँख के अंदर, ये आँख का मैं फ्रंट व्यू लिया हूँ। ठीक है, सामने से आँख देखने से कैसा दिखता है। अब यहाँ जो मैं फिगर बनाया हूँ दोस्तों, वो साइड व्यू है, साइड से देखने से आँख कैसा दिखता है। तो इतना जो चीज़ है आँख जो दिख रहा है, इतना ही नहीं है, इस आँख जो है अंदर से भी एक स्फेरिकल शेप में होता है दोस्तों, इतना बड़ा। जैसे मैं एक गोला बनाया हुआ हूँ, जिसे आईबॉल नाम दिया जाता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया जाता है? आईबॉल। ठीक है, आईबॉल। तो मैं बोल रहा था सबसे बाहर कॉर्निया होता है। ठीक है, उसके बाद आइरिस होता है, ये स्ट्रक्चर आप लोग देख पा रहे होंगे। उसके बीच में एक होल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं प्यूपिल, जिसकी हेल्प से लाइट इंटर करता है। ठीक है, जैसे लाइट इंटर करता है दोस्तों, तो उसे एक लेंस का सामना करना पड़ता है, कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, जिसे हम लोग आई लेंस नाम देते हैं। तो पिछले चैप्टर में भी हम लोग लेंस के बारे में पढ़े थे, उसके इमेज फॉर्मेशन इत्यादि चीज़ों के बारे में पढ़े थे। तो उसी तरह का एक लेंस होता है। फ़र्क यही है कि ये लेंस जो है शीशे का नहीं होता है, ग्लास का नहीं होता है, बल्कि कुछ प्रोटीन्स इत्यादि चीज़ों से मिल करके बना होता है। ठीक है, और ये ट्रांसपेरेंट होता है। तो आई लेंस के बारे में, और ये लेंस जो होता है दोस्तों किससे कनेक्टेड होता है? ये कनेक्टेड होता है सिलियरी मसल्स एंड सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ये सिलियरी मसल से कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर
निकले होते हैं जो कि लेंस को सपोर्ट प्रदान करते हैं। उसी तरह से यहाँ भी आप देख सकते हैं सिलियरी मसल्स है, जिस तरह से ऊपर सिलियरी मसल्स है, नीचे भी सिलियरी मसल्स है, ठीक है। और यहाँ पर भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है जिसे सस्पेंसरी लिगामेंट नाम दे रहे हैं। तो बात क्लियर। सबसे ऊपर कॉर्निया, ब्लैक पोर्शन आइरिस, बीच का जो होल प्यूपिल जो ऑलवेज ब्लैक होता है, वो ब्लू ब्राउन इत्यादि नहीं होता है, बीच में छोटा सा होता है जिसे हम लोग प्यूपिल नाम देते हैं, ठीक है। अंदर जाएंगे तो एक लेंस होता है छोटा सा जिसे हम लोग आई लेंस नाम देते हैं। अब आई लेंस जो बीच में इस तरह से सस्पेंडेड है दोस्तों, किसके हेल्प से सस्पेंडेड है? वो सिलियरी मसल्स हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स के हेल्प से। सस्पेंसरी सिलियरी मसल्स जो होता है उससे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं जो इस लेंस को इस तरह से पकड़े रहते हैं दोनों साइड से, और ये बीच में इस तरह से एक गोला लेंस होता है, ये साइड व्यू में लिया हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक देख पा रहे हैं हम लोग रेटिना है। तो रेटिना क्या है दोस्तों? रेटिना वो जगह है, एक तरह से बोल सकते हैं स्क्रीन है, जैसे हम लोग पर्दे पे कुछ मूवी वगैरह देखते हैं, तो जस्ट लाइक उसी तरह का चीज़ है यहाँ पे कि कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ तो उसका इमेज कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है, ठीक है। रेटिना पे उसका इमेज बनता है। अब इमेज तो यहाँ बन गया, लेकिन हम लोग कैसे जान पाते हैं कि वो किसी चीज़ का इमेज यहाँ पर बना है, ठीक है। वो एक्चुअली में जब हमारे ब्रेन तक उस मैसेज को कोई ना कोई चीज़ पहुँचाएगा तब तो हम लोग समझ पाएंगे। ब्रेन ही तो किसी चीज़ को एनालाइज करता है, किसी चीज़ को देख पाते हैं हम लोग, किसी चीज़ को जैसे छुए तो किसी गर्म या ठंडा महसूस हुआ, ये सारा चीज़ किससे एनालाइज होता है? ब्रेन के द्वारा होता है। यहाँ भी वही चीज़ होता है दोस्तों। रेटिना के पास जो इन्फॉर्मेशन गैदर करने का काम करता है, दो तरह का सेल्स होता है हमारे पास रेटिना पास, जिसे हम लोग बोलते हैं रोड्स एंड कोन्स। दो तरह का सेल्स, एक रोड शेप्ड सेल होता है और एक कोन शेप्ड सेल्स होते हैं, ठीक है। वही इस इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं। जैसे ही उस दोनों सेल्स में, उन दोनों सेल्स को लाइट सेंसिटिव सेल्स भी बोला जाता है। तो मैं कौन कौन से दो सेल का नाम लिया? एक रोड सेल्स, दूसरा कोन सेल्स, ठीक है। इसको रोड शेप्ड सेल्स भी बोलते हैं, इसको कोन शेप्ड सेल्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसका रोड के जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसका कोन के जैसा स्ट्रक्चर होता है। और ये दोनों ही दोस्तों लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है, इसलिए इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? लाइट सेंसिटिव सेल्स। तो इतना जो चीज़ है इसके बारे में आप लोग देख चुके हैं। रेटिना के पास क्या होता है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, एक का नाम होता है रोड सेल्स, दूसरे का नाम क्या होता है? कोन सेल्स, ठीक है। अब मैं दोनों के बारे में थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। जो कोन सेल्स जो होता है दोस्तों, वो एक्चुअली में वो जो एक्टिवेट होता है वो थोड़ा सा ब्राइट लाइट उसके लिए चाहिए, ठीक है। जब तक उसे ब्राइट लाइट नहीं पड़ेगा वो एक्टिवेट ही नहीं होगा, ठीक है। तो किसके किसके प्रति ये सेंसिटिव होता है? जो कोन सेल्स होता है ये दो चीज़ के प्रति सेंसिटिव होता है। पहला चीज़ तो दोस्तों ब्राइटनेस, दूसरा चीज़ है कलर। जो हमारे पास दो सेल्स हैं उसमें से सबसे पहला मैं बता रहा हूँ किसके बारे में? कोन सेल्स के बारे में। तो कोन सेल्स किसके किसके प्रति जो है सेंसिटिव होता है? तो पहला चीज़ है दोस्तों ब्राइटनेस के प्रति सेंसिटिव होता है, और दूसरा चीज़ है कलर के प्रति सेंसिटिव होता है। यानी जब ब्राइटनेस नहीं होगा, जब दिन का उजाला नहीं होगा, तो हमारा कोन सेल्स जो है एक्टिवेट नहीं होगा। कोई ज़रूरी नहीं कि दिन का उजाला ना हो, हल्का सा रोशनी चाहिए, ठीक है, तभी एक्टिवेट होगा और किसी भी कलर को देख पाएगा। रात के समय में हम लोग कलर नहीं देख पाते हैं। क्यों? किसी भी कलर को क्यों नहीं देख पाते रात के समय में? क्योंकि रात के समय में हमारा कोन सेल्स ही एक्टिवेट नहीं है, ठीक है। कोन सेल्स एक्टिवेट नहीं है तो कलर हम लोग कैसे देख पाएंगे? तो कोन सेल्स, ब्राइटनेस एंड कलर। और रोड सेल्स दोस्तों एक ऐसा सेल्स है जो कि हमें किसी भी डीम लाइट में देख पाने के सक्षम बनाता है, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ को हम लोग डीम लाइट में देख पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वो किसके हेल्प से हम लोग कर पा रहे हैं? वो रोड सेल्स के हेल्प से कर पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसमें कलर इंक्लूडेड नहीं होता है। इसमें देख तो पाएंगे लेकिन हम लोग ये नहीं जान पाएंगे कि वो किस कलर का कपड़ा पहना हो, लाल, हरा, पीला, ये सब चीज़ नहीं देख पाएंगे, ठीक है। और रोड सेल्स दोस्तों जिस किसी भी प्राणी के अंदर जीव के अंदर रोड सेल्स का संख्या ज़्यादा होगा, उसे जो है अंधेरे में देखने का क्षमता ज़्यादा होगा। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं उल्लू या और भी कोई जंतु होते हैं जो रात में ज़्यादा देख पाते हैं।
जबकि हम लोग रात के समय में नहीं देख पाते। कारण यह है कि हम लोग के अंदर रोड सेल्स की संख्या कम है और जो उल्लू होते हैं उनमें रोड सेल्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो लोग नाइट के समय भी देख पाते हैं, जबकि हम लोग उतना अच्छी तरह से नहीं देख पाते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि नहीं देख पाते हैं, हम लोग के अंदर नंबर ऑफ रोड सेल्स कम होते हैं इसलिए हम लोग कम देखते हैं, वो लोग ज़्यादा होते हैं इसलिए वो ज़्यादा देख पाते हैं। तो रेटिना पास दो सेल्स जिसे हम लोग लाइट सेंसिटिव सेल्स, लाइट के प्रति सेंसिटिव होते हैं वही इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं और एक वहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होते हैं दोस्तों ऑप्टिक नर्व्स के माध्यम से हमारे ब्रेन तक पहुँचते हैं, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट से कोई लाइट गया, लाइट रिफ्लेक्ट होकर ही जाएगा, जाहिर सी बात है। ऑब्जेक्ट अगर कोई रखा हुआ है लेंस से होते हुए इसका इमेज यहाँ पर बना सपोज, तो वो हमारे पास जो दो सेल्स हैं रोड एंड कोन्स उसको एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। और ये जो है एक तरह का इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसके माध्यम से होकर के जाएगा दोस्तों? ऑप्टिक नर्व्स के माध्यम से हमारे ब्रेन तक जाएगा और ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा, ठीक है, और समझने की कोशिश करेगा कि ये जो चीज़ है क्या चीज़ है, किसी चीज़ कैसे किस तरह के ऑब्जेक्ट का इमेज है, लाल हरा पीला इत्यादि चीज़ों को वो एनालाइज कर पाएगा, ठीक है। तो हमारा जो माइंड है, माइंड भी एक कंप्यूटर की बात है, उस कंप्यूटर का प्रोसेसर बोल सकते हैं माइंड, ये बोल सकते हैं एक ऑब्जेक्ट जो है इनपुट डिवाइस, इनपुट है, उस इनपुट यानी वो एक इन्फॉर्मेशन है और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने का काम कौन कर रहा है? ब्रेन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को क्लियर है। यहाँ पर एक वर्ड मैंने लिखा है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है दोस्तों? रेटिना का ही वो जगह है ब्लाइंड स्पॉट जहाँ पर अगर कोई भी चीज़ जहाँ पर रोड्स एंड कोन्स नहीं होते हैं, ब्लाइंड स्पॉट एक रेटिना पर का वह जगह है जहाँ पर रोड्स एंड कोन्स नहीं होते हैं, यानी लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं होते हैं। यानी बोलने का मतलब ये है कि जब अगर कोई लाइट रे वहाँ पर पड़ता है तो कोई लाइट सेंसिटिव सेल्स ही वहाँ पर नहीं है जो कि उसको एनालाइज कर पाए, मतलब उस इन्फॉर्मेशन को गैदर कर पाए कि वो किस कलर का है क्या है, तो उसका इमेज हम लोग नहीं बना पाएंगे। लाइट सेंस मतलब ब्लाइंड स्पॉट पे अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है तो हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे कि ऑब्जेक्ट कैसा है क्या है, उसका इमेज ही नहीं इमेज तो बनेगा, लेंस से तो जाहिर सी बात है इमेज बनेगा, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को गैदर ही नहीं किया गया तो हमारे ब्रेन तक वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से पहुँचेगा को किस ऑब्जेक्ट का इमेज बना है, ठीक है। तो यहाँ तक बातें क्लियर हैं, मैं समझ। अच्छा, और ये ऐसा नहीं है कि एकदम खाली जगह है, यहाँ पर कुछ फ्लूइड भरे हुए हैं और लेंस और रेटिना के बीच का जो स्पेस है, यहाँ पर जो लिक्विड होता है दोस्तों, जो फ्लूइड होता है उसे हम लोग बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर, ठीक है। उस फ्लूइड का नाम क्या है? विट्रियस ह्यूमर। और एक लिक्विड होता है दोस्तों जो कि कॉर्निया एंड आई लेंस के बीच में होता है, जिसे हम लोग एक्वस ह्यूमर नाम देते हैं। तो दो तरह का फ्लूइड, एक एक्वस ह्यूमर और दूसरा विट्रियस ह्यूमर। तो इस एटलीस्ट स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग समझ चुके हैं, आई का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे ऊपर कॉर्निया होता है, ट्रांसपेरेंट लेयर, उसके अंदर देखें तो ब्लैक पोर्शन दिखाई दे रहा है जिसे हम लोग आइरिस बोल रहे हैं, और आइरिस के बीच में एक क्या होता है दोस्तों? प्यूपिल होता है, और प्यूपिल ही वो जगह है जिससे लाइट इंटर करता है, आइरिस से इंटर नहीं करता है। यहाँ पे पड़ेगा तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर बाहर चल जाएगा। प्यूपिल वो जगह है जहाँ से लाइट क्या हो रहा है? इंटर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक बात क्लियर। उसके बाद पड़ता है आई लेंस। आई लेंस जो है दो तरह से उसको सपोर्ट कौन कौन से चीज़ दिए हुए हैं, एक होता है दोस्तों सिलियरी मसल्स और दूसरा होता है सस्पेंसरी लिगामेंट्स। सिलियरी मसल्स और सस्पेंसरी लिगामेंट तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो इसको पकड़े हुए है लेंस को दोनों साइड से, इधर भी सस्पेंसरी लिगामेंट इधर भी सस्पेंसरी लिगामेंट, सिलियरी मसल्स ऊपर भी सिलियरी मसल्स नीचे भी, ठीक है। और पीछे एक रेटिना होता है जिसे हम स्क्रीन नाम दे रहे हैं, जहाँ पे इमेज बनता है। एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, ब्लाइंड स्पॉट वो जगह होता है जहाँ पर लाइट सेंसिटिव सेल्स रोड्स एंड कोन्स नहीं होते हैं, ठीक है। एक ऑप्टिक नर्व्स जो कि इन्फॉर्मेशन को जिस नर्व से होकर के इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंचता है उसे ऑप्टिक नर्व्स नाम देते हैं। रोड्स एंड कोन्स के बारे में हम लोग जाने दोस्तों, ये रोड्स जो होता है डिम लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है, मतलब डिम लाइट में भी हमें देखने को सक्षम बनाता है रोड्स, ठीक है। और कोन्स एक ऐसा लाइट सेंसिटिव सेल्स है जो कि ब्राइटनेस के प्रति सेंसिटिव होता है एंड कलर के प्रति सेंसिटिव होता है। कौन सी वो सेल्स है जिसके कारण हम लोग किसी भी चीज़ के कलर को जान पाते हैं कि वो किस कलर का ऑब्जेक्ट है। यहाँ तक बातें क्लियर है। और यहाँ पर एक फ्लूइड होता है जिसे हम लोग विट्रियस ह्यूमर नाम देते हैं, और कॉर्निया एंड लेंस के बीच में, आई लेंस के बीच में जो फ्लूइड होता है उसे हम लोग एक्वस ह्यूमर नाम देते हैं।
इस फंक्शन में दोस्तों ऐसा नहीं कि फंक्शन तो अभी मैं पढ़ाया ही नहीं हूँ, बस इसके स्ट्रक्चर के बारे में अभी हम लोग जान रहे हैं। अब फंक्शन में दोस्तों ये है, आँख के फंक्शन को जानने से पहले हम लोग सबसे पहले जो हमारा आँख का जो बाहरी पोर्शन दिख रहा है आइरिस एंड प्यूपिल, उसके बारे में जानते हैं। आप लोग दोस्तों गौर किए होंगे कि अगर आप लोग बाहर से अगर अचानक अंधेरे कमरे में आते हैं तो आपको अचानक से कोई भी चीज़ उतनी जल्दी आसानी से दिखाई नहीं देता है, दिखाई देने में थोड़ा सा वक्त लगता है, उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे दिखाई देना चालू होता है। तो होता क्या है दोस्तों कि जब हम लोग धूप में होते हैं, जब हम लोग बाहर होते हैं तो बाहर के जो लाइट होता है, बाहर का जो लाइट होता है उसका चमक थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। और उस ज़्यादा चमक की वजह से इतना ज़्यादा लाइट अगर आँखों में, अगर हमारे आँखों में इंटर करे तो हो सकता है कि जो आँख के जो सेल्स हैं वो डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट अगर हमारे आँखों के अंदर अगर इंटर करे तो हमारे आँखों के सेल्स डैमेज हो सकते हैं, क्योंकि अंदर थोड़ा आँख हमारा थोड़ा ज़्यादा ही नाजुक होता है, इसके सेल्स वगैरह तो डैमेज हो सकते हैं। तो इस डैमेज से बचाने के लिए जब हम लोग ज़्यादा ब्राइट लाइट में होते हैं दोस्तों, तो हमें उतना ही लाइट अंदर जाने देना है आँखों के अंदर, जिससे कि हमारा काम बन सके, ठीक है। किसी भी चीज़ों को हम आसानी से देख सकें। और इसके लिए दोस्तों जब हम लोग ब्राइट लाइट में होते हैं तो हमारा आँख का जो आइरिस है वो इस प्यूपिल के साइज़ को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करा देता है, छोटा करा देता है, ताकि कम अमाउंट ऑफ लाइट हमारे आँखों तक इंटर करे, ताकि हमारे आँखों को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुँचे, ठीक है। यानी यहाँ तक बात क्लियर है। जब हम लोग बाहर घूमते हैं तो हमारा प्यूपिल का साइज़ क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट ही कम लाइट का है जब हम लोग बाहर है, क्योंकि बाहर में रोशनी ज़्यादा है। अगर उतना रोशनी अगर हमारे आंखों में जाएगा तो सेल्स डैमेज हो जाएगा, इसलिए प्यूपिल के साइज़ को वहाँ छोटा करने की ज़रूरत है। इसलिए जब बाहर रहते हैं तो प्यूपिल का साइज़ क्या होता है दोस्तों, छोटा होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग इंटर करते हैं तो हम लोग किसी भी चीज़ को नहीं देख पाते हैं, थोड़ा सा हमारे आंखों के अंदर अंधेरा छा जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट आसानी से नज़र नहीं आता। कारण ये है दोस्तों कि जब हम अंदर आते हैं तो ये जो आइरिस है वो प्यूपिल के साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करता है। थोड़ा लाइट कट गया था, उम्मीद करते हैं कि देखने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग बाहर से अंदर आते हैं तो बाहर में क्या था, रोशनी ज़्यादा था, ठीक है, बाहर में अमाउंट ऑफ लाइट ज़्यादा था। अब जैसे ही हम लोग अंधेरे कमरे में आते हैं दोस्तों, तो अंधेरे कमरे में होता क्या है, लाइट नहीं होता है। अब लाइट नहीं होता है और इसका साइज़ ऑलरेडी छोटा है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट की आवश्यकता है, और कमरे में ऑलरेडी कम लाइट है, ठीक है। अब कम लाइट है और हमें आवश्यकता है उससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट का, जिससे कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पाए। तो इसके लिए दोस्तों जो हमारा जो आइरिस है इस प्यूपिल के साइज़ को क्या करता है, बड़ा करता है, इसको एक्सपेंड करता है, ताकि इस प्यूपिल से होकर के ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट इंटर करे और किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग आसानी से देख पाए। तो यहाँ तक बात क्लियर है। जब हम लोग बाहर थे तो प्यूपिल का साइज़ क्या था, छोटा था, क्योंकि वहाँ आवश्यकता कम लाइट का था, और हमारे आंखों के सेल्स को डैमेज होने से बचाना भी था। और दूसरा चीज़, जब हम अंधेरे में आते हैं तो दोस्तों वहाँ पे थोड़ा सा लाइट का कमी होता है, और लाइट की कमी की वजह से किसी भी अगर ऑब्जेक्ट को अगर हमें देखना है तो लाइट ही तो वो चीज़ है जिसे हम देख सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो अब अंधेरे कमरे में हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट की आवश्यकता है, इसलिए आवश्यकता इस प्यूपिल के साइज़ को बड़ा करने का, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी हमारे आँखों के अंदर तक जाए। और ये सारा काम दोस्तों इस आइरिस की हेल्प से होता है। आइरिस ही प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्सपेंड करता है। जब बाहर जाते हैं तो प्यूपिल का साइज़ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और अंदर आते हैं तब एक्सपेंड हो जाता है प्यूपिल का साइज़, ठीक है। लेकिन आप लोग ये भी गौर किए होंगे कि जब हम लोग अचानक जब बाहर से आते हैं तो अचानक से नहीं दिखाई देता, और ये सारे अच्छा से किसी भी चीज़ को दिखने में हमें कुछ वक्त लग जाता है। तो कारण ये है इस प्यूपिल के साइज़ को छोटा या बड़ा होने में कुछ वक्त लगता है, ठीक है, कुछ समय लगता है। उसके बाद ही हम लोग जब ये अपना ओरिजिनल जब जितना साइज़ होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, उतना जब हो जाता है तब हम लोग उस ऑब्जेक्ट को या किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पढ़ाया आइरिस एंड प्यूपिल के फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग आइरिस एंड प्यूपिल के फंक्शन के बारे में जान चुके होंगे, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। रोड्स एंड कॉन्स के बारे में भी मैं बता दिया।
अब दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे, अगर कोई लेंस यहाँ पर रखा हुआ है, सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा चुका हूँ। ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर कहीं पे होगा तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पर बनेगा, और इमेज का जो पोजीशन है फिक्स जगह है। अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम लोग चेंज करते हैं तो इमेज का भी पोजीशन क्या होता है, चेंज होता है। यानी अगर ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ रखेंगे तो इमेज कहीं और बनेगा, यहाँ रखेंगे तो इमेज कहीं और बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे तो इमेज कहीं और बनेगा। ठीक है, वो जो हम पिछले क्लास में जो लेंस पढ़े उसमें ऐसा होता था। लेकिन दोस्तों ह्यूमन आई में एक ऐसा लेंस बना हुआ है जिसमें कि होता ये है कि ऑब्जेक्ट को चाहे आप जहाँ भी रख दो, हमेशा उसका इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना पे बनेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट को आप चाहे कहीं भी रख दें, इमेज कहाँ बनेगा, हमेशा ही दोस्तों ऑब्जेक्ट इमेज रेटिना। एक मिनट, तो हमेशा इमेज जो कहाँ बनता है, हमेशा रेटिना पे ही बनता है। ये सारा चीज़ कैसे हो पाता है, चलिए हम लोग इसके बारे में समझते हैं। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आई लेंस के बारे में, हमारे आँखों में जो लेंस लगा हुआ है उसके बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है, अगर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, तो इन्फिनिटी से आता हुआ जो रे ऑफ लाइट होता है दोस्तों, मैं पहले ही बता चुका हूँ, पैरेलल रे ऑफ लाइट होता है। ठीक है, अब इन्फिनिटी से आता हुआ रे ऑफ लाइट को अगर मुझे यहाँ पर कन्वर्ज कराना है, ठीक है, तो यहाँ पर कन्वर्ज कराने के लिए इसे ज़्यादा मोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कम कन्वर्जिंग पावर वाले लेंस की आवश्यकता है। ठीक है, वैसा लेंस इसका कन्वर्जिंग पावर कम हो, मतलब थोड़ा सा फ्लैट लेंस हो। लेकिन अगर यही दोस्तों ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ हो और यहाँ पर इसी पोजीशन पे यहीं पे मैं एक लेंस पे रख देता हूँ और जिसका इमेज यहीं पे बनाना हो, तो वैसे केस में दोस्तों एक ऐसे लेंस की हमें आवश्यकता है जिसका कन्वर्जिंग पावर थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसको ज़्यादा एंगल से हमें डेविएट कराना पड़ रहा है। यहाँ पर जो एंगल ऑफ डेविएशन है कम एंगल से इसे डेविएट कराना पड़ रहा है, तो वैसा पावरफुल लेंस का ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कितने डिग्री से डेविएट कराना पड़ रहा है इसे, मतलब वैसे लेंस की आवश्यकता है जिसका कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा हो। और मैं पहले भी इस चीज़ के बारे में बता चुका हूँ कि अगर लेंस ऐसा हो, जब मैं पावर ऑफ ए लेंस पढ़ा रहा था तो वैसे वहीं पे मैं जिक्र किया था, अगर लेंस ऐसा होगा, इस शेप का होगा, तो उसका कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा होता है। कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा मीन्स फोकल लेंथ कम होता है। ठीक है, कन्वर्जिंग पावर इसका ज़्यादा और इसका कन्वर्जिंग पावर कम। ठीक है, यानी अगर यहाँ से सेम डिस्टेंस पे अगर हमें इमेज बनाना है किसी भी चीज़ का, लेंस से सेम डिस्टेंस पे ये इमेज बनाना है किसी ऑब्जेक्ट का, तो हमें अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, लेंस यहाँ पे रखा हुआ है, तो लेंस हमें थोड़ा सा फ्लैट लेंस का ज़रूरत पड़ेगा, कम कन्वर्जिंग पावर वाले लेंस का ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर नज़दीक में रखा हुआ हो तो हमें ज़्यादा कन्वर्जिंग पावर वाले लेंस का ज़रूरत पड़ेगा। तो दोस्तों हमारे आँखों में भी ऐसा होता है, हमारे आंखों में कोई अलग अलग लेंस नहीं लगी, ज़्यादा कन्वर्जिंग पावर या और कम कन्वर्जिंग पावर वाले अलग अलग लेंस नहीं है, एक ही लेंस है, उसी में इस तरह का सारा चीज़ होता है। तो कैसे होता है देखते हैं। होता यह है दोस्तों कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो उसे आता हुआ रे ऑफ लाइट कैसा होगा, पैरेलल होगा। तो वैसे केस में दोस्तों जब वो रे ऑफ लाइट जब आ करके हमारे लेंस पे पड़ता है, तो उसे जो है कन्वर्ज कराने के लिए हमारे रेटिना पे कम कन्वर्जिंग पावर वाले लेंस का ज़रूरत पड़ता है। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा हुआ हो, उसका इमेज अगर रेटिना पे बनाना हो, तो वैसे केस में हमारे जो आँख में जो ये सिलियरी मसल्स होते हैं, मैं फिगर भी मिटा दिया, फिर से मैं बनाने की कोशिश करता हूँ सिलियरी मसल्स।
तो जैसे तैसे मैं फिगर बनाया हूँ दोस्तों, ये हमारा आई लेंस है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ हो, इन्फिनिटी से आता हुआ रे ऑफ लाइट क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। जब इन्फिनिटी से कोई रे ऑफ लाइट आता है तो वैसे केस में दोस्तों हमारा जो सिलियरी मसल्स है, सिलियरी मसल्स वो अपने आप को रिलैक्स अवस्था में रखता है, ठीक है। मैं क्या बोला, जब कोई रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रहा हो तो वैसे केस में हमारा जो सिलियरी मसल्स है आँख का, वो किस अवस्था में होता है, रिलैक्स्ड स्टेट में होता है, रिलैक्स स्टेट। जब वो रिलैक्स स्टेट में होता है दोस्तों, तो उस रिलैक्स स्टेट की अवस्था में ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं उसमें खिंचाव उत्पन्न होता है, ठीक है। सस्पेंसरी लिगामेंट्स में क्या होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है, और उस खिंचाव की ही वजह से जो लेंस का जो शेप है दोस्तों, वो थोड़ा सा ये जो बाहर जो निकला हुआ था वो पिचक करके हल्का सा चिपक करके फ्लैट हो जाता है। तो यहाँ तक बात क्लियर है। यानी अगर कोई रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रहा हो, पैरेलल रे ऑफ लाइट हो, तो हमारी आँख जो बोला जाता है उस पोजीशन में रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ द आई है, जहाँ पे हमारे आँखों में किसी तरह का कोई जोर नहीं पड़ता है, मतलब देखने में बहुत ही ज़्यादा सहूलियत फील होता है किसी भी चीज़ को, रिलैक्स्ड स्टेट जिसे बोला जाता है। और उस रिलैक्स्ड स्टेट में दोस्तों ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स में एक खिंचाव उत्पन्न होता है, और उस खिंचाव से ही ये जो आई लेंस है दोस्तों, उसका शेप कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। और फ्लैट होने की वजह से इसका इमेज जो है, फ्लैट होने की वजह से इसका इमेज यहाँ पर बन पाता है, ठीक है, यहाँ पर रेटिना पर बन पाता है, क्योंकि पैरेलल ऑलरेडी ये रे था, इसे डेविएशन कम देना है, कम एंगल ऑफ डेविएशन देना है, तो इसके लिए हमें कम कन्वर्जिंग पावर वाले लेंस की आवश्यकता है। लेकिन वही दोस्तों अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा हुआ हो, अगर ये यहाँ पे पड़ रहा हो लेंस पे, तो आप देख सकते हैं इससे ज़्यादा कन्वर्ज कराना पड़ेगा, ज़्यादा एंगल से डेविएट कराना पड़ेगा। वैसे केस में दोस्तों ये जो होता क्या है, हमारा जो सिलियरी मसल्स है वो इसे थोड़ा सा लूज छोड़ देता है, किसे, सस्पेंसरी लिगामेंट को थोड़ा सा लूज कर देता है। और लूज होने की वजह से दोस्तों ये थोड़ा सा इसका शेप इस तरह से हो जाता है, और थोड़ा सा ऐसा, जिससे कि ये ज़्यादा एंगल ऑफ डेविएशन इस रे को दिला पाता है, और इसका इमेज रेटिना पे किसी भी ऑब्जेक्ट का बन पाता है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक बात क्लियर है। और ये जो स्टेट है दोस्तों, इसे हम लोग एकोमोडेटेड स्टेट ऑफ द आई बोलते हैं। एकोमोडेटेड स्टेट ऑफ द आई बोला जाता है। तो मैं दो स्टेट के बारे में बताया आँख का। पहला तो रिलैक्स्ड स्टेट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ तो रिलैक्स अवस्था, जिसमें जो सिलियरी मसल्स है वो रिलैक्स पोजीशन पे होते हैं, और जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स है उसमें थोड़ा सा खिंचाव होता है, इसकी वजह से उसका जो शेप होता है लेंस का थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है, क्योंकि हमें कम एंगल ऑफ डेविएशन के साथ रे ऑफ लाइट को डेविएट कराना है। बात क्लियर है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट नज़दीक हो, उसे ज़्यादा एंगल ऑफ डेविएशन देना है, तो वैसे में हमारे आँखों पे थोड़ा सा जोर पड़ता है दोस्तों, मतलब इसको हल्का सा इसका शेप ऐसे होने की ज़रूरत है, ठीक है। और उसका शेप वैसे बनाने के लिए होता क्या है दोस्तों, ये दोनों जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स है वो दोनों थोड़ा सा लूज लेंस को छोड़ देते हैं, और जिस वजह से ये इस शेप में आ जाता है। और ऐसा शेप होने का खासियत ये है कि इसका जो है कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाता है, और जिस कारण से इस रे ऑफ लाइट को ज़्यादा एंगल से डेविएट करा पाता है। और ये जो हमारे आँखों का जो इस तरह का जो अवस्था है, जिसे एकोमोडेटेड स्टेट ऑफ द आई बोला जाता है। और दोस्तों हमारे आँख का जो एकोमोडेशन पावर है वो बोला जाता है 4 डायोप्टर होता है, 4 डायोप्टर। जो हमारा जो नॉर्मल आई है, नॉर्मल आई की बात कर रहा हूँ, उसका पावर ऑफ एकोमोडेशन कितना है दोस्तों, कितना, 4 डायोप्टर। मतलब पावर ऑफ एकोमोडेशन 4 डायोप्टर होने का मतलब ये है दोस्तों, वो कम से कम कितना एकोमोडेट हो सकता है। ये जो हम लोग पढ़े दोस्तों सिलियरी मसल्स का जो फंक्शन देखे, इसे हम लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। मतलब आँख का वो पावर जिसके हेल्प से हम लोग दूर की चीज़ों को भी उतनी ही आसानी से देख सकते हैं जितनी आसानी से नज़दीक की चीज़ों को देख सकते हैं। ये सारा चीज़ किसके हेल्प से हो पा रहा है दोस्तों, सिलियरी मसल्स एंड सस्पेंसरी लिगामेंट्स की हेल्प से हो पा रहा है, ठीक है। जो कि जो हमारा लेंस है उसके फोकस को एडजस्ट कर रहा है।
चाहे ऑब्जेक्ट कहीं हो, इमेज उसका हमेशा कहाँ बनेगा, रेटिना पे ही बनेगा। और इस जो पावर है, ये जो पावर है हमारे लेंस का, आँख के लेंस का, इसे हम लोग दोस्तों पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। और ये जो एकोमोडेशन का जो पावर है नॉर्मल आई का, कितना होता है, 4 डायोप्टर। ठीक है, दूर तो हम लोग कितना हो दूर के चीज़ों को देख सकते हैं, चांद सूरज जो भी है आसमान में उसे भी देख सकते हैं, लेकिन नज़दीक से नज़दीक हम लोग अगर देखना चाहे किसी भी ऑब्जेक्ट को दोस्तों, तो मिनिमम हम लोग 25 सेंटीमीटर रख सकते हैं। उसके बाद हमारा पावर ख़त्म हो जाता है आँख का। जो सिलियरी मसल्स या सस्पेंसरी लिगामेंट्स है, उसका क्षमता नहीं है कि उसको और ज़्यादा इस तरह का शेप दे सके और उसे और ज़्यादा एंगल से डेविएट करा सके। तो इससे ज़्यादा एंगल से डेविएट नहीं करा सकता है। तो मिनिमम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जिसे हम लोग दोस्तों लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी बोलते हैं। तो हमारे आंखों के लिए लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर। ये जो पावर की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये पावर ऑफ एकोमोडेशन दोस्तों, पावर इज इक्वल टू जैसे होता है, ये कलर मैं पिछले क्लास में यूज़ किया था, रेड कलर, जो कि अच्छा से नहीं दिखता है, ठीक है, इसलिए मैं ब्लैक कलर ही यूज कर रहा हूँ। ब्लैक कलर सही है। पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर इज इक्वल टू कितना होता है दोस्तों, 1/f। अब ये डिस्टेंस कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो 1 डिवाइड बाई कितना मैं ले लूँ, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, इंटू अगर मैं 100 कर दूँ तो कितना हो जाता है दोस्तों, 4। यानी पावर ऑफ एकोमोडेशन कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 डायोप्टर। तो हमारी आँखों का जो एकोमोडेशन पावर है उसके बारे में आप लोग समझ चुके हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है। और ये सारी चीज़ें किसकी हेल्प से होता है, सिलियरी मसल्स एंड सस्पेंसरी लिगामेंट्स की हेल्प से होता है, जो कि आँखों के जो कन्वर्जिंग पावर है, आँख का जो लेंस है उसका कन्वर्जिंग पावर को वो लोग रेगुलेट कर पाते हैं। ठीक है, चाहे ऑब्जेक्ट दूर में रखा हो या नज़दीक में रखा हो। तो मैं एक वर्ड यूज़ किया, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब उसे हम लोग नियर पॉइंट भी बोलते हैं, नियर पॉइंट, या फिर लिस्ट डिस्टेंस, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। नियर पॉइंट तो कम से कम वो दूरी जिसे हम लोग आसानी से देख सकते हैं, उससे कम दूरी होगा तो हम लोग नहीं देख पाएंगे, हमारे आंखों पे ज़्यादा जोर पड़ेगा। ठीक है, तो नियर पॉइंट जो कि नॉर्मल आंखों के लिए कितना होता है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर। ये बात आप लोग याद रख लें कि कम से कम कितना दूरी होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। अगर उससे कम दूरी होगा तो हम लोग नहीं देख पाएंगे, नहीं दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा। और अगर मैं फार पॉइंट की बात करूं, फार पॉइंट तो कितना भी हो सकता है, इन्फिनिटी ले सकते हैं, चांद सूरज किसी भी चीज़ का हम लोग इमेज, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं कितना हो दूरी को। ठीक है, तो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर। एंड फार पॉइंट तो हमारा इन्फिनिटी है। नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट, दो वर्ड के बारे में हम लोग जान चुके हैं। ये हमारे जो नॉर्मल आई है उसका रेंज ऑफ विजन है। रेंज ऑफ विजन कितना है, इन्फिनिटी टू 25 सेंटीमीटर तक का देख सकते हैं। इन्फिनिटी को हम लोग फार पॉइंट बोल रहे हैं, और 25 सेंटीमीटर को हम लोग नियर पॉइंट या तो फिर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं कि हमारे आँखों में एक ऐसा लेंस लगा हुआ है जो अपने जो फोकस है उसे एडजस्ट कर सकता है। ऑब्जेक्ट चाहे कहीं भी हो, इमेज उसका हमेशा कहाँ बनेगा, रेटिना बनेगा। लेकिन दोस्तों समय के साथ जो है, हम लोग जब छोटे होते हैं तो हमारा आँख बिल्कुल सही होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है हमारे आँखों में कोई ना कोई प्रॉब्लम आते जाता है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों डिफेक्ट्स ऑफ विजन। हमारे आँखों में प्रॉब्लम आ जाता है कि हमको चीज़ों को देखने में थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है। ठीक है, तो हम लोग अब चलते हैं उन डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में पढ़ें कि कितने तरह के डिफेक्ट्स होते हैं हमारे आँखों में और उन्हें दूर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों मेनली हम लोगों को 3 तरह के डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ना है, और 3 तरह का जो डिफेक्ट्स है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन जो है 3 तरह के। पहला दोस्तों जिसे हम लोग बोलते हैं मायोपिया। दूसरा डिफेक्ट्स ऑफ विजन है जिसे हम लोग बोलते हैं हाइपर
हाइपरमेट्रोपिया, और तीसरा जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन है उसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों प्रेसबायोपिया। तो 3 तरह के डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्या? फर्स्ट मायोपिया, दूसरा हाइपरमेट्रोपिया एंड थर्ड प्रेसबायोपिया। ये जो मायोपिया है दोस्तों, मायोपिया को हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस या तो फिर नियर साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस। और ये जो हाइपरमेट्रोपिया है दोस्तों, इसे लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस, लॉन्ग या तो फिर फार साइटेडनेस। तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन कितने तरह के हैं? डिफेक्ट्स ऑफ विजन को हम लोग दोस्तों हिंदी में दृष्टि दोष बोलते हैं, ठीक है। माने वैसा दोष जो हमारे आँखों में हो जाता है, देखने में जो दोष होता है उसे हम लोग दृष्टि दोष बोलते हैं, ठीक है। इसे डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो ये जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन या दृष्टि दोष है दोस्तों 3 तरह का। मायोपिया, जिसे हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दोस्तों निकट दृष्टि दोष। हिंदी में भी मैं लिख देता हूँ, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। और ये जो हाइपरमेट्रोपिया, जिसे हम लोग लॉन्ग या फार साइटेडनेस बोलते हैं, इसे हम लोग दोस्तों बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, ठीक है। निकट दृष्टि दोष एंड दूर दृष्टि दोष। तो हम लोग बारी बारी से जानते हैं इन तीनों के बारे में। तो पहला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों, मैं रेड कलर यूज़ नहीं करता हूँ। पहला जो पॉइंट है मायोपिया, या तो फिर मैं लिख देता हूँ शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस या तो फिर नियर साइटेडनेस, ठीक है। हिंदी में इसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दोस्तों नाम से तो पता चल रहा है निकट दृष्टि दोष, यानी आप लोग समझ रहे होंगे निकट दृष्टि दोष या नियर साइटेडनेस का मतलब है कि नज़दीक की चीज़ों को देखने में दिक्कत होगा, तभी तो निकट दृष्टि दोष आया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोग को सावधानी ये रखना है, ठीक है, कि ये जो चीज़ है नाम के जस्ट उल्टा है, ठीक है। नाम है नियर शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। लेकिन दोस्तों इसमें नज़दीक की चीज़ों को देखने में दिक्कत नहीं होता, बल्कि दूर की चीज़ों को देखने में दिक्कत होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई, तो शॉर्ट साइटेडनेस क्या होता है दोस्तों? शॉर्ट साइटेडनेस हमारी आंखों का वो डिफेक्ट है जिससे हम लोग दूर की चीज़ों को आसानी से नहीं देख पाते हैं, ठीक है, जबकि नज़दीक की चीज़ें हम लोग क्लियरली देख पाते हैं। मतलब नियर पॉइंट में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होता है, बल्कि फार पॉइंट में हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो नियर साइटेडनेस या मायोपिया क्या है दोस्तों? जिसमें हम लोग क्या है, नाम से जैसा मैं बोला कि निकट दृष्टि दोष, लेकिन नज़दीक की चीज़ों को देखने में इसमें दिक्कत नहीं होता, बल्कि दूर की चीज़ों को देखने में दिक्कत होता है। और नज़दीक की चीज़ क्या होता है? क्लियर होता है। मतलब मायोपिया हमारी आंखों का वो अवस्था जिसमें हम लोग दूर की चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पाते, ठीक है, और नज़दीक की चीज़ों को क्लियरली देख पाते हैं, उसे हम लोग मायोपिया बोलते हैं। मतलब नियर पॉइंट हमारा क्लियर होता है, क्लियरली हम लोग नज़दीक की चीज़ों को देख पाते हैं, जबकि फार पॉइंट थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है उसमें हम लोग अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर दूर में रखा हो तो उसे हम लोग नहीं देख पाते। आप लोग गौर किए होंगे कि कोई स्टूडेंट अगर मायोपिया से प्रभावित है, अगर उसको पीछे वाले बेंच पे बैठा दिया जाए और बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ उसको पढ़ने के लिए बोला जाए तो उसे पढ़ने में दिक्कत होता है, यानी उसे मायोपिया है, वो दूर की चीज़ों को नहीं देख पाता है। बल्कि जबकि उसे अगर कोई किताब पढ़ने के लिए बोला जाए तो दिक्कत नहीं है, तो यानी उसके नियर पॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी प्रॉब्लम कहाँ है? फार पॉइंट में है, दूर की चीज़ों को नहीं देख पा रहा है। मतलब उसकी आँख के अंदर जो लेंस है वो दूर में जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका इमेज और रेटिना पे नहीं बना पा रहा है। एक मैं यहाँ पे बनाता हूँ फिगर। हमारे पास ये आँख है दोस्तों, हो सकता है फिगर अच्छा से ना बने। ये हमारे पास आँख है,
आई लेंस है, रेटिना है। यानी मायोपिया में होता क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी से आता हुआ रे कैसा होता है, पैरेलल होता है। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, इन्फिनिटी से आता हुआ रे यहाँ पर जब कन्वर्ज होगा तो ये जो रेटिना है, रेटिना से पहले कन्वर्ज हो जाता है। मतलब मायोपिया से जो प्रभावित जो व्यक्ति है उसमें जो इमेज बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो कहाँ बनता है, रेटिना से पहले बन जाता है। 1 मिनट। तो प्रॉब्लम कहाँ है आप लोग देख पा रहे हैं। मायोपिया यानी शॉर्ट साइटेडनेस में होता क्या है, व्यक्ति को दूर की चीज़ों को देखने में दिक्कत होता है, जबकि नज़दीक की चीज़ वो आसानी से देख पाता है। वही कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखा होता दोस्तों, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैं पहले बना लेता हूँ इसे, वही अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा होता, ठीक है, तो इसका इमेज यहाँ पर बन जाता रेटिना पे। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या चाहिए कि उसका इमेज कहाँ बनना जरूरी है, रेटिना पे बनना जरूरी है। जबकि आप देख सकते हैं ये जो डिफेक्टेड आई है, मायोपिया से जो ग्रसित जो आँख है जिसको हम लोग मायोपिक आई बोलते हैं, उसमें इमेज कहाँ बन रहा है दोस्तों, रेटिना से पहले बन रहा है। बनना कहाँ चाहिए, यहाँ बनना चाहिए। यही मायोपिक जो आई है, मायोपिया से जो ग्रसित जो व्यक्ति है उसका जो आँख है वो कहाँ तक के ऑब्जेक्ट को देख पाता है दोस्तों, अगर यहाँ तक ऑब्जेक्ट रखा है तो देख पाएगा, अदरवाइज इसके बाहर अगर रेंज में हो तो उसे वो सही से नहीं दिख पाएगा, थोड़ा सा ब्लर हो जाएगा, चीज़ें क्लियरली नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है ये हम लोग देख चुके, किस कारण से हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा होता तो ये जो व्यक्ति है उसका इमेज देख पाता। तो दोस्तों इसे ठीक कैसे किया जाएगा, ठीक किया जाएगा कि अगर यहाँ पर एक ऐसा लेंस लगा दिया जाए, ठीक है, यहाँ पर एक ऐसा लेंस लगा दिया जाए जो कि इसके कन्वर्जिंग पावर को थोड़ा सा कम कर दे। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पर एक लेंस लगा दूँ, ठीक है, यहाँ पर एक लेंस लगा दूँ तो हल्का सा रे ऑफ लाइट को क्या किया, डाइवर्ज कर देता है, बाहर कर दे, डाइवर्ज करके इधर कर देता है। ठीक है, रे ऑफ लाइट को क्या किया दोस्तों, ये डाइवर्ज कर दिया। अब यहाँ से ऑलरेडी जो डाइवर्ज हो चुका है वो लाइट, उसको फिर से अगर कन्वर्ज किया जाए इसके द्वारा तो क्या होगा, ये यहाँ पर जाके मिलेगा। तो बात क्लियर है। प्रॉब्लम क्या था वो हम लोग देखें, उसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे देख सकते हैं। अब यहाँ पर इसका इमेज बन चुका है। अब यहाँ से जो ये जो डाइवर्ज हुआ रे ऑफ लाइट, अब ये ऐसा लगेगा जैसे कि कहाँ से आ रहा है दोस्तों, यहाँ से आ रहा है। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, दोनों सेम है। तो मैं पहले भी आप लोग को बताया कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर रखा होता तो व्यक्ति क्या कर सकता था, किसी भी ऑब्जेक्ट को आसानी से देख पाता था। तो हमको एक वैसा ही लेंस का ज़रूरत था जिसमें इसे ऐसा लगे कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर ही रखा हो। तो मैं और क्लियर करना चाहूँगा चीज़ों को। अगर किसी भी व्यक्ति को मायोपिया है तो क्या होता है उसमें कि वो दूर की चीज़ों को आसानी से नहीं देख पाता है, जबकि नज़दीक की चीज़ों को देख पाता है। दूर की चीज़ों में होता क्या है कि जब रे ऑफ लाइट आता है तो रेटिना से पहले कन्वर्ज हो जाता है। ठीक है, और उसका इमेज रेटिना पे नहीं बन पाता। यही कारण कि हम लोग जो मायोपिक आई से ग्रसित जो व्यक्ति है वो किसी ऑब्जेक्ट का सही इमेज नहीं देख पाता है। ठीक है, जो दूर में रखा हुआ हो, लेकिन वही थोड़ा सा नज़दीक में हो तो वो उसका इमेज यहाँ पे बन जाता है। इसको दूर कैसे किया जाए, जो पहले कन्वर्ज हो जा रहा है, तो दूर करने का उपाय ये है कि उसके रास्ते पे एक वैसा लेंस लगा दिया जाए जो लाइट को हल्का सा डाइवर्ज करा दे। ठीक है, तब जाके वो बाद में जब इसके द्वारा जब कन्वर्ज होगा तो रेटिना पे उसका इमेज बन जाएगा। अब जब यहाँ पे इमेज बना दोस्तों, तो अब इस आँख को ऐसा लगेगा उसका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करना पड़ता है दोस्तों, कि अगर हमें फॉर्मूला लगाना हो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। जनरली हमें क्वेश्चन ये रहता है दोस्तों कि ये दो, ठीक है, इसमें पूछा जाएगा कि बताइए कि जो लेंस जो यूज किया जाएगा उस लेंस का फोकल लेंथ कितना होगा। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें मायोपिया है वो तो जाहिर सी बात है कि दूर की चीज़ों को नहीं देख सकता है, और ये दे दिया है कि ये सपोज कि ये 1 मीटर तक की दूरी को देख सकता है।
ठीक है। इसका जो फार पॉइंट है वो कितना है, 1 मीटर। 1 मीटर से ज़्यादा, 1 मीटर तो बहुत कम हो गया, मैं देता हूँ 25 मीटर। ठीक है। एक व्यक्ति जो मायोपिया से ग्रसित है, ठीक है, जो कि दूर की चीज़ों को तो नहीं देख सकता, जाहिर सी बात है, और उसका फार पॉइंट कितना है, अधिक से अधिक वो 25 मीटर की दूरी तक देख सकता है, तो बताइए कि उसे कितना फोकल लेंथ वाले लेंस को लगाने की ज़रूरत है। तो इतना तो आप लोग को क्लियर हो चुका है कि इसमें कौन सा लेंस लगेगा, कॉनकेव लेंस लगेगा। मायोपिया को दूर करने के लिए कौन सा लेंस चाहिए, कॉनकेव लेंस चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखने की ज़रूरत है कौन सा लेंस का ज़रूरत पड़ेगा। तो लेंस तो हमारा ये है, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है दोस्तों, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम लोग क्या लेंगे, इन्फिनिटी लेंगे, और इमेज का डिस्टेंस, ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आप लोग बताएं, ये डाइवर्ज हुआ है इधर वाले पोर्शन से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें लेना देना है इस लेंस से, इसका फोकल लेंथ निकालना है। ये जो रे जो है डाइवर्ज किधर हुआ, इधर डाइवर्ज हुआ दोस्तों। अब ये ऐसा लग रहा है जैसे कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। तो ओरिजिनली रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रहा था, लेकिन इसका इमेज कहाँ बना, यहाँ बना, और ये जो डिस्टेंस है उस व्यक्ति का क्या है, फार पॉइंट है। तो ये क्या है, वी क्या लेंगे, फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। जो मायोपिया से जो ग्रसित व्यक्ति है, ठीक है, मायोपिया से जो ग्रसित व्यक्ति है उसका जो फार पॉइंट है वही भी लिया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि मायोपिया क्लियर है, ठीक है। इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे ये भी मैं बता दिया। यू हम लोग किसके लेंगे, इन्फिनिटी, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ, इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ बना, यहाँ, मैं बता चुका हूँ। लेंस, हमें किस लेंस का फोकल लेंथ निकालना है, इस लेंस का फोकल लेंथ निकालना है। अब इस लेंस का फोकल लेंथ निकालना है तो आंख वाले लेंस से हमें क्या लेना देना है, कोई लेना देना नहीं है। अब ये जो रे ऑफ लाइट आ रहा था, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब रे ऑफ लाइट क्या हुआ, डाइवर्ज हुआ तो कहीं मीट करेगा, नहीं करेगा, लेकिन लगेगा ऐसा जैसे कि कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। अब ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है, 25 सेंटीमीटर है। ये 25 सेंटीमीटर मैं बता चुका हूँ क्या है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर उस व्यक्ति का फार पॉइंट है, जहाँ तक वो मैक्सिमम देख सकता है। तो यू इन्फिनिटी एंड फार पॉइंट को भी लेंगे, ठीक है। तो ये बात क्लियर है। मायोपिया के केस में कितना लेंस का पावर का जरूरत होगा, फोकल लेंथ तो हम लोग देख लिए। अब यहाँ फोकल लेंथ अगर निकाल लिए तो उस लेंस का पावर भी निकाल सकते हैं, कितना डायोप्टर का लेंस चाहिए, ठीक है। ये बात क्लियर है। तो निकट दृष्टिदोष या मायोपिया क्लियर है। अब हम लोग आते हैं दोस्तों हाइपरमेट्रोपिया। अरे बार बार रेड लाइट ही मैं उठा ले रहा हूँ, रेड लाइट बोल रहा हूँ, रेड पेन। तो हाइपरमेट्रोपिया में होता क्या है दोस्तों, हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग दूर दृष्टि दोष, ये भी नाम का जस्ट उल्टा है। नाम तो है दूर दृष्टि दोष, लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस। दूर दृष्टि दोष वर्ड से ऐसा लग रहा है कि दूर की चीज़ों को देखने में दिक्कत होता होगा, लेकिन दूर की चीज़ यहाँ पे क्लियर होता है, दिक्कत होता है नज़दीक को देखने की चीज़ देखने में। तो लॉन्ग साइटेडनेस या हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, लॉन्ग साइटेडनेस में होता क्या है, नज़दीक की चीज़ों को देखने में दिक्कत होता है। मैं लिख देता हूँ, हाइपरमेट्रोपिया या लॉन्ग या फार साइटेडनेस, ठीक है। ये हमारा आई है, मैं छोटा सा बना रहा हूँ। आई लेंस है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर में रखा हुआ हो तो उसका इमेज तो सही से बन जाता है, दूर से हमको मतलब नहीं है, दूर की चीज़ें यहाँ पे क्लियर होता है, नज़दीक की चीज़ों में को देखने में दिक्कत होता है। अगर कोई, इसमें होता यह है दोस्तों, अगर कोई ऑब्जेक्ट नज़दीक में रखा हुआ हो तो उसका इमेज जो है रेटिना के पीछे बन जाता है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ों को देखने के लिए, किसी भी चीज़ को देखने के लिए होना क्या चाहिए कि उसका इमेज रेटिना पे बनना चाहिए, ठीक है। जो कि यहाँ पे क्या बन रहा है दोस्तों, पहले पीछे बन जा रहा है, ठीक है। तो इसको सही करने के लिए क्या होना चाहिए, एक ऐसा लेंस हमें चाहिए जैसे और थोड़ा कन्वर्ज कर दे, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें नज़दीक की चीज़ों को देखने में दिक्कत होता है, लेकिन दूर की चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, आसानी से देख पाते हैं। ये इतना जगह तो ऑलरेडी यही छेक लिया, मैं ऊपर को मिटा देता हूँ, ठीक है।
मुझे थोड़ा और ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, जो हाइपरमेट्रोपिया से जो ग्रसित व्यक्ति है उसमें होता क्या है दोस्तों, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ हो तो उसका इमेज क्या होता है, इस रेटिना के पीछे बनता है। इस वजह से हम लोग अच्छा से नहीं देख पाते किसी भी ऑब्जेक्ट को। लेकिन यही ऑब्जेक्ट अगर दूर में रखा होता, सपोज कि दूर में रखा हुआ है, तो इसका इमेज यहाँ पे बन पाता है। यानी नज़दीक की चीज़ों को यह व्यक्ति क्या कर सकता है, नहीं देख सकता है, लेकिन यही कोई ऑब्जेक्ट अगर दूर में रखा हुआ हो तो ये आसानी से देख पाए। तो कैसे ठीक किया जाएगा दोस्तों, ये जो हाइपरमेट्रोपी की जो आई है उसे कैसे ठीक किया जाएगा, एक ऐसा लेंस जिसका जो इस लाइट को कन्वर्ज करा दे। मैं एक यहाँ पर फिगर लेता हूँ, ऑब्जेक्ट तो यहीं पे लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट जा रहा था, मैं यहाँ पर एक ऐसा लेंस लगा दिया जो इस रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर दिया हल्का, ठीक है, ऑलरेडी कन्वर्ज कर दिया, फिर से दोबारा से ये वाला लेंस इसको कन्वर्ज करेगा, ताकि दो बार कन्वर्ज होने के बाद ये क्या होगा, यहाँ पर मीट हो जाएगा। नहीं तो ऐसे होता क्या, ये लेंस नहीं लगा तो इसका इमेज कहाँ बन जाता, पीछे बन जाता। अब यहाँ एक कन्वर्जिंग लेंस लगा देने से ये क्या हुआ, ये यहाँ पे कन्वर्ज हो गया। अब ये जो ये कन्वर्ज हुआ, अगर मैं इसे पीछे प्रोड्यूस करता है दोस्तों तो पीछे प्रोड्यूस करने से ये ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब इस व्यक्ति को ले आया कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है, तभी तो आप क्लियरली देख सकता है उस ऑब्जेक्ट को। जैसे कि मैं मायोपिया में भी दिखाया था, तो फिर से मैं क्लियर करता हूँ, अगर नज़दीक में हो तो उसका इमेज क्या होता है, पीछे बन जाता है, जिस कारण से वो व्यक्ति उस ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं देख पाता है। लेकिन वही थोड़ा दूर में होता है तो उसे देख पाता है। तो इसे ठीक करने के लिए किस तरह के लेंस का जरूरत पड़ता है दोस्तों, कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। यहाँ पे ज़रूरत है कि लाइट को और थोड़ा कन्वर्ज कर दे, तो ये कन्वर्ज किया, फिर ये कन्वर्ज किया, और ये फाइनली इमेज रेटिना पे बन गया, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे से देखेगा दोस्तों, तो मैं सही से यहाँ पे नहीं बना पाया हूँ, लेकिन इसको सही से अगर बनाया जाए तो ये जो रे थोड़ा सा बेंड हुआ है उसको मैं पीछे बढ़ाऊंगा तो ऐसा लगेगा जैसे कि रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। अब चूंकि यहाँ से आता हुआ इतना दूरी का तो क्लियरली देख सकता है, नज़दीक में उसे प्रॉब्लम था, दूर में तो प्रॉब्लम नहीं था। तो मायोपिया को ठीक करने के लिए कॉनकेव लेंस वाले जो चश्मा होता है उसका ज़रूरत पड़ता है, और हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देखें। अब इसमें दोस्तों ये पूछता है कि डॉक्टर जो है यहाँ पर बोल देगा, फॉर्मूला है हमारे पास 1/v माइनस 1/u इजिकल टू 1/f। हमेशा तो पूछा जाएगा, पावर ही निकालने पूछा जाएगा, किस पावर के लेंस का ज़रूरत पड़ेगा अगर उस व्यक्ति को इतना दूरी तक की चीज़ों को देखने में दिक्कत होता है। और देख कितना तक की चीज़ों को आसानी से देख सकता है, इतनी दूरी तक की चीज़ों को देख सकता है, ठीक है। देखने में दिक्कत कितने दूरी को हो रहा है, इतनी दूरी को हो रहा है, और कितने दूरी तक की चीज़ को आसानी से देख पा रहा है, इतनी दूरी तक की चीज़ों को, मतलब इसका जो फार पॉइंट है ये कहलाएगा दोस्तों पॉइंट, नहीं फार पॉइंट तो दूर तो कितना हूँ को देख सकता है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है, इसको देखने का जो प्रॉब्लम है नज़दीक की चीज़ों में, इसका नियर पॉइंट में प्रॉब्लम है, फार पॉइंट में प्रॉब्लम नहीं है। नियर पॉइंट थोड़ा सा 25 सेंटीमीटर ना होकर के थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, सपोज कि 30 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये 25 सेंटीमीटर में ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसे वो नहीं देख पाता, लेकिन सपोज कि 30 सेंटीमीटर है तो उसे वो देख पाता है। तो मैं यहाँ पर u क्या लूँ, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ हो, ऑब्जेक्ट में मैं यहाँ पर ले लूँगा दोस्तों 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, ये 25 सेंटीमीटर, रियल में ऑब्जेक्ट तो यहीं पे ना रखा हुआ है। अगर मैं इस लेंस का पावर का बात करता हूँ, कौन से लेंस के पावर का बात कर रहा हूँ, ये वाला लेंस, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है जिसका इमेज हमें देखना है, यहाँ पर रखा हुआ है, और ये दूरी कितना दिया हुआ है दोस्तों 25 सेंटीमीटर, और v में मैं कितना ले लूँ, इमेज कितना बन रहा है ये, ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या है
ये भी एक तरह का नियर पॉइंट ही है दोस्तों, लेकिन ये नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर इतना चीज़ अगर हम लोग पुट कर दिए वैल्यू, तो हम लोग पावर का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यू क्या है, अगर हम लोग हाइपरमेट्रोपिया से रिलेटेड अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे जिसमें पूछा जाए कि कितने पावर के कॉन्वेक्स लेंस का जरूरत पड़ेगा उस हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए, तो यू हमेशा क्या होगा दोस्तों 25। तो याद कर लेना है कि यू इतने डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को देखने में उसे दिक्कत होता है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ हो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, यू है, मतलब क्या है 25 सेंटीमीटर। और उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनता है, यहाँ पे, जहाँ तक वो क्लियर देख सकता है, और वो क्या है नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक आई। ठीक है, दूर से दूर तो कितना इन्फिनिटी तक का देख सकता है, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया प्रॉब्लम है नज़दीक की चीज़ों में, तो नियर पॉइंट ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक आई। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक बात क्लियर है। आगे आते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है, तीसरा नंबर दोस्तों, वो है प्रेस बायोपिया। क्या है, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में होता क्या है, जो एज बढ़ने के साथ, एक खासकर बुढ़ापे में होता है। बुढ़ापे में होता क्या है कि हमारे जो आई लेंस का जो एकोमोडेशन जो पावर है उसमें थोड़ा सा गिरावट आ जाता है। जो आई लेंस का जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो फोकल लेंथ को घटाने या बढ़ाने का जो फ्लेक्सिबिलिटी है दोस्तों, उसमें कमी आ जाता है। उसी को हम लोग बोलेंगे एकोमोडेशन पावर में कमी की वजह से एक तरह का प्रॉब्लम आ जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रेस बायोपिया। तो उस तरह का जो प्रॉब्लम आया उसे क्या बोला जा रहा है दोस्तों, प्रेस बायोपिया। और इस तरह के जो प्रॉब्लम से जो ग्रसित जो वृद्ध व्यक्ति है, उन्हें ये दो तरह का एक्चुअल में होता है दोस्तों। कभी कभी होता है कि नज़दीक की चीज़ों को देखने में दिक्कत होता है। ठीक है, जैसा कि हम लोग अभी हाइपरमेट्रोपिया में देखें कि नज़दीक की चीज़ों में देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम किसी और वजह से यहाँ पे हो रहा है। बुढ़ापे में जो प्रॉब्लम हो रहा है देखने में नज़दीक की चीज़ों को, वो किसी और वजह से हो रहा है। ये एकोमोडेशन पावर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आने की वजह से हो रहा है। लेकिन जैसे कि मेरे जैसे व्यक्ति में भी अगर हाइपरमेट्रोपिया हो जाए तो वो किसी और वजह से हुआ, वो वजह कुछ देर बाद हम लोग देखेंगे क्यों हुआ है। तो एकोमोडेशन पावर में कमी होने की वजह से वृद्ध व्यक्ति में एक तरह का प्रॉब्लम हो जाता है, जिसमें वो दूर की चीज़ों को देखने के साथ साथ नज़दीक की चीज़ों को देखने में भी दिक्कत होता है। उसे हम लोग प्रेस बायोपिया बोलते हैं। और मैं बोला कभी कभी सिर्फ नज़दीक की चीज़ों को भी देखने में दिक्कत होता है और दूर की चीज़ क्लियरली देख सकता है। एक तरह का हाइपरमेट्रोपिया ही है, लेकिन एकोमोडेशन पावर में कमी की वजह से जो हाइपरमेट्रोपिया होता है उसे हम लोग प्रेस बायोपिया नाम देते हैं। तो अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो सेम तरीका कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाए, लेकिन अगर उसमें हाइपरमेट्रोपिया के साथ मायोपिया भी है, ठीक है, नज़दीक की चीज़ों को देखने के साथ साथ दूर की चीज़ों को भी देखने में दिक्कत हो रहा है, मतलब उसे दोनों तरह का दिक्कत है। मायोपिया एंड मेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया दोनों तरह का प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये जो कम्बिनेशन है उसे ही हम लोग दोस्तों प्रेस बायोपिया नाम देते हैं। और इसमें जो ग्लास यूज किया जाएगा दोस्तों, ये जो चश्मा का जो ग्लास होगा, चश्मे का जो ग्लास होगा, इसका जो निचला पोर्शन होगा, निचला जो पोर्शन होगा दोस्तों, वो किसी बुक या न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने के लिए यूज होगा। मतलब नज़दीक की चीज़ों को भी देखने में दिक्कत है, नज़दीक की चीज़ों को देखने में अगर दिक्कत है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। और हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए किस तरह का लेंस का जरूरत पड़ता है दोस्तों, कॉन्वेक्स लेंस का जरूरत पड़ता है। अभी हम लोग देखें कॉन्वेक्स लेंस। और ये ऊपर वाला जो पोर्शन है दोस्तों, वो दूर की चीज़ों को देखने के लिए यूज होता है। और दूर की चीज़ों को देखने के लिए कौन सा लेंस यूज होता है, कॉनकेव लेंस यूज होता है, कॉनकेव लेंस। यानी किस तरह का चश्मा है बोलेंगे तो ये जो प्रेस बायोपिया नाम का जो डिफेक्ट है उसे दूर करने के लिए हम लोग जिस ग्लास को जो यूज करते हैं, जिस लेंस को यूज करते हैं दोस्तों, उसे हम लोग बाईफोकल लेंस नाम देते हैं। ठीक है, मैंने दो तरह का लेंस, कॉन्वेक्स लेंस नज़दीक की चीज़ों को देखने के लिए, कॉनकेव लेंस दूर की चीज़ों को देखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो पहला जो हम लोग दोस्तों पढ़े थे मायोपिया, एक मिनट। तो पहला जो हम लोग मायोपिया पढ़े थे उसमें हुआ क्या था दोस्तों कि कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज जो है कहाँ बन गया था, रेटिना से पहले बन गया था। इसमें कारण क्या है, मायोपिया होने का दो कारण होता है। पहला कारण, फर्स्ट कारण, या तो ये जो लेंस यहाँ पर है आई लेंस, उसका कन्वर्जिंग पावर थोड़ा हाई हो जाए,
हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस। दूसरा, ये आई बॉल क्या हो, लंबा हो जाए। लंबा होने से क्या है कि ये रेटिना पे जो कन्वर्ज हो रहा था वो पहले कन्वर्ज हो जाएगा। तो ये जो मायोपिया जो है, जिसमें हम बोल रहे हैं कि रेटिना से पहले इमेज का फॉर्मेशन हो जा रहा है, ये दो कारण से हो सकता है। पहला, या तो आई बॉल सही हो, ठीक है, लेकिन ये लेंस का कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा हो जाए। दूसरा, कन्वर्जिंग पावर तो उतना ही हो, लेकिन आई बॉल्स ही अगर इलोंगेट हो जाए, लंबा हो जाए, तो भी उसका इमेज जो है क्या होगा, रेटिना से पहले बन जाएगा। और वही चीज़ दोस्तों हाइपरमेट्रोपिया में है क्या, इसका भी दो कारण। दो कारण ये कि या तो इसका जो कन्वर्जिंग पावर कम हो जाए लेंस का, आई बॉल अपना सही कंडीशन में रहे, इसका कन्वर्जिंग पावर कम हो जाए, कन्वर्ज ही नहीं करा पाएगा तो कहाँ से इसका इमेज रेटिना पे बन पाएगा। और दूसरा चीज़, ये जो आई बॉल है वो थोड़ा शॉर्ट हो जाए, शॉर्ट होने की वजह से उसका इमेज रेटिना के बाद बन पाएगा, ठीक है। तो ये कारण भी मैं बता दिया कि मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया का, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब मैं अच्छा, और ये भी बता दिया कि जो मायोपिया है उसे दूर करने के लिए जो लेंस यूज करेंगे उसका पावर, न्यूमेरिकल पोर्शन का भी कुछ डिस्कशन किया। हाइपरमेट्रोपिया से रिलेटेड भी जो लेंस फार्मूला है उसको यूज कैसे करेंगे ये भी मैं बता दिया, ठीक है। अब मैं एक आगे बताता हूँ दोस्तों कि हमें आखिरकार दो आँखों का ज़रूरत क्यों पड़ता है, ठीक है। तो दो आँख का ज़रूरत पड़ता है, पहला चीज़, अगर हम आप सोचिए कि अगर हमारे पास एक आँख होता तो क्या होता, ठीक है। तो एक आँख से होता क्या दोस्तों, अगर हमारे पास सपोज करें कि एक आँख है तो हमारे एक आँख का जो फील्ड ऑफ व्यू होता है दोस्तों वो 150 डिग्री का होता है, ठीक है। 150 डिग्री के एंगल में हम देख पाते हैं, ठीक है। लेकिन दो आँख होने से हम लोग 180 डिग्री तक मतलब देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि हमारा दो आँख होने से फ़ायदा ये है कि हमारा फील्ड ऑफ व्यू जो है वो बढ़ जाता है, 180 डिग्री तक देख पाते हैं हम लोग। और वही अगर हमारे पास सिंगल आई होता तो हम लोग कितना डिग्री तक देख पाते, मात्र 150 डिग्री तक देख पाते। आप लोग कुछ जानवर भी देखते होंगे, जैसे कि चूहा इमेजिन करें या कुत्ते वगैरह को इमेजिन करें, वो लोग आँख क्या होता है, इधर होता है और थोड़ा सा इधर थोड़ा सा नुकीला होता है। तो उन लोग का फील्ड ऑफ व्यू क्या है, 180 से भी ज़्यादा है, हो सकता है 270 हो जाए, ठीक है। तो दो आँख होने का फ़ायदा क्या है, फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा होता है। और दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि दो आँख होने से फ़ायदा ये है कि हमें किसी भी डिस्टेंस को जज करने में दिक्कत नहीं होता है। किसी भी चीज़ों का डिस्टेंस हम लोग आसानी से जज कर सकते हैं, डिस्टेंस का जजमेंट हम लोग आसानी से ले सकते हैं दो आँख की हेल्प से। अगर मैं बुक में यही एग्जांपल दिया हुआ है, अगर मैं ये दो पेन लूँ, दोनों आँख मेरा खुला हो तो मैं इसे आसानी से हटा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर यही दोस्तों अगर मैं एक आँख बंद कर लूँ तो हो सकता है, देखिए ये क्रॉस कर गया है, देखिए ये भी क्रॉस कर गया है। बाई चांस मैं हटा दूँ लेकिन थोड़ा सा सटीक निशाना नहीं लग पाता है। तो पहला चीज़ फील्ड ऑफ व्यू, देखने का दायरा ज़्यादा हो जाता है दो आँख होने से। और दूसरा पॉइंट, डिस्टेंस का जजमेंट हम लोग आसानी से कर पाते हैं दो आँख होने से। और इससे आगे दोस्तों आप लोग देखते होंगे कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग अंधे भी होते हैं। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। हमारे पास आँख है तो हम लोग इस रंग बिरंगे संसार को देख पाते हैं। लेकिन वैसे लोगों के बारे में सोचिए जो जिनके पास एक भी आँख नहीं है, ठीक है। शायद अगर उनके पास एक भी आँख होता तो वो कम से कम इस दुनिया को देख पाते। तो दोस्तों हम लोग जो नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं आई डोनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कि हमारा जो आँख है दोस्तों, मरने अगर हम लोग मर जाते हैं तो 4 से 6 घंटे तक हमारा आँख जीवित रहता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका आँख क्या होता है, 4 से 6 घंटे तक जिंदा रहता है। मतलब मरने के बाद भी उस व्यक्ति के आँख को अगर निकाला जाए तो वो आँख किसी ऐसे व्यक्ति के लिए हेल्पफुल हो सकता है जो किसी चीज़ को नहीं देख पाता है, ठीक है। तो हमारे पास दो आँख है, तो ये दो आँख किसी दो अंधे व्यक्ति के लिए यूज में आ सकता है, वो भी इस दुनिया को देख सकता है जैसे हम लोग देख पाते हैं, ठीक है। तो और इससे फ़ायदा ये है दोस्तों कि ये हमारा ये जो आई डोनेशन है उसमें हमारा जो फेस का जो बनावट है, जो फिगर है, इसमें किसी तरह का कोई ख़राब नहीं हो जाता है। ऐसा नहीं कि आँख निकाल दिया तो हमारा फिगर मतलब डिसफिगर हो गया, ठीक है। सिंपली जो हमारे जो आई बैंक वाले जो लोग होते हैं वो लोग आते हैं, उन्हें
कॉल करना पड़ता है। पहले तो रजिस्ट्रेशन पहले से होता है कि मुझे आई डोनेशन मैं अपने मरने के बाद करूँगा, लेकिन अगर व्यक्ति का डेथ हो जाता है तो आई बैंक वाले को इमीडिएटली फ़ोन करके बुलाना होता है। अगर फिर वो आकर के हमारा आँख को निकाल लेते हैं। उसके बाद वो जो भी आई हॉस्पिटल है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और फिर आई हॉस्पिटल वाले दूसरे जो वैसे व्यक्ति हैं जिन्हें आँखों की ज़रूरत है उन्हें वो लगा पाते हैं। ठीक है। और इसमें एक पॉइंट ये है दोस्तों, ये जो आई डोनेशन है वो कोई भी व्यक्ति आँख डोनेट कर सकता है। एक वैसा व्यक्ति जो जिससे मायोपिया से ग्रसित है, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, जिसका इलाज मतलब ऑपरेशन के द्वारा हुआ होगा, ठीक है, वो भी आई डोनेट कर सकता है। ऑपरेशन वाला वर्ड मैं यहाँ पे यूज नहीं किया, वो भी एक तरह का प्रॉब्लम है जिसे हम लोग कैटरेक्ट बोलते हैं दोस्तों। वो भी मतलब हमारे लेंस जो है उसका ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता खत्म हो जाने के कारण कैटरेक्ट नाम का एक रोग होता है, और उस रोग को दूर करने के लिए किसी लेंस का ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी ही खत्म हो गया है लेंस का वहाँ पे। ठीक है। तो एकमात्र वहाँ पे उपाय है ऑपरेशन करके आर्टिफिशियल लेंस को लगाना, उस लेंस को हटा करके। ठीक है। तो उसे हम लोग कैटरेक्ट बोलते हैं। तो हम लोग देख रहे थे कि वो आई हॉस्पिटल वाले उसे दूसरे व्यक्ति को लगा पाते हैं। ठीक है। तो ये आई डोनेशन नाम का एक अलग से एक छोटा सा टॉपिक था जिसे हम लोग देखें। तो ठीक है, आगे हम लोग इस चैप्टर में आगे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन इत्यादि वगैरह चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अगर शायद यहाँ तक कि मैं किसी तरह का कोई भी पॉइंट छूटा होगा तो मैं अगले क्लास में उसे क्लियर कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू।